इस चैनल पर हमने कार कंपनीज के बारे में बहुत ही ज़्यादा बात करी है। जाना है दुनिया की कुछ सबसे ज़्यादा तेज स्पोर्ट्स कार से लेकर सबसे ज़्यादा कैपेबल ऑफ रोडर्स के बारे में। लेकिन आज तक हमने उस एक कंपनी के बारे में बात नहीं करी जो कि शायद ना होती तो शायद से कार ब्रांड्स के लिए कार बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता। मैं यहाँ पर बॉश की बात कर रहा हूँ, वो जर्मन कंपनी जो आज की डेट में ऑलमोस्ट हर एक कार मेकर के साथ काम करती है और बैटरीज, ब्रेक्स, डीजल इंजन पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, फिल्टर्स, ग्लो प्लग्स और स्पार्क प्लग से लेकर वाइपर तक भी बनाती है। यानी कि आप जो सोच सको वो कंपोनेंट ये इंजीनियरिंग कंपनी बनाती है। इस कंपनी ने नैनो से लेकर BMW तक के लिए पार्ट बनाए हैं और माना जाता है कि शायद से ही ऐसी कोई ऑटोमोटिव कंपनी होगी जिसके लिए बॉश ने कंपोनेंट्स ना बनाए हो। अब ये सब इसलिए हो पाता है क्योंकि आज की डेट में बॉश दुनिया की सबसे बड़ी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इतनी बड़ी कि डेंजो और हुंडई मोबिस जैसे 3 बड़े कंपोनेंट मेकर्स इस कंपनी के अंदर समा सकते हैं। और ये कंपनी सिर्फ कंपोनेंट मेकर से ही बड़ी नहीं है, बल्कि ये कंपनी कई सारी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। अब ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये जो बॉश है ना, ये सिर्फ ऑटो कंपोनेंट्स नहीं बनाती बल्कि टूल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी बनाती है। लेकिन जो बॉश का सबसे बड़ा इनोवेशन रहा है वो ऑटो इंडस्ट्री में ही रहा है। फिर चाहे स्पार्क प्लग्स हो, ABS या फिर ESC, बॉश ने ऑटो इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे रेवोल्यूशंस करे हैं। और क्योंकि इस विशालकाय कंपनी के बारे में आज तक किसी ने ठीक से बात नहीं करी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं इस वीडियो के थ्रू आपका ज्ञान बढ़ाऊं इस कंपनी के बारे में। हम इस वीडियो के अंदर इस कंपनी के बारे में A से लेकर Z तक जानेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कैसे हिटलर के असैसिनेशन तक का इल्जाम भी बॉश पर लग चुका है और ये भी कि कैसे बॉश इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करने वाली सबसे पुरानी फॉरेन कंपनीज में से एक है। पर उससे पहले अगर आपको ये लगता है कि मेरी इन वीडियो से आपके टाइम में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड होती है तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो तभी हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है ऐसी अच्छी वीडियोस बनाने की। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस जाइंट कंपनी की शुरुआत 1886 में रॉबर्ट बॉश ने स्टुटगार्ट जर्मनी में करी थी। मिस्टर रॉबर्ट बॉश हमेशा से ही अपना खुद का काम करना चाहते थे और इसीलिए नवंबर 1886 में उन्होंने अपनी पहली वर्कशॉप डाली और वो इस वर्कशॉप के अंदर प्रिसीजन मैकेनिकल वर्क और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला काम करते थे, जैसे कि टेलीफोन सिस्टम्स का इंस्टॉलेशन या फिर इलेक्ट्रिक बेल्स वगैरह का इंस्टॉलेशन। उनकी स्टार्टिंग तो काफ़ी स्लो थी लेकिन 1890s में उन्होंने थोड़ी तेज़ी पकड़ी और धीरे धीरे ऑटोमोटिव पार्ट्स के बिजनेस में अपना पैर जमाने लगे। और खासकर जिस पर्टिकुलर कंपोनेंट ने उन्हें कामयाब बनाया वो था इग्निशन मैग्नीटो। इग्निशन मैग्नीटो का यूज़ पहले वोल्टेज प्रोड्यूस करने के लिए होता था। एक्चुअली मिस्टर बॉश की जो मैग्नीटो के बिजनेस में एंट्री हुई थी ना, वो तब हुई थी जब एक मैकेनिकल इंजीनियर रॉबर्ट बॉश के पास गया और बोला कि उसने एक जर्मन कंपनी को इग्निशन के लिए मैग्नीटो का यूज़ करते हुए देखा है और वो ये चाहता है कि मिस्टर बॉश भी ऐसा ही कुछ बनाए ताकि इसको गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल किया जा सके इग्निशन के लिए। तो इस चैलेंज को मिस्टर बॉश एक्सेप्ट करते हैं और इन्वेंट करते हैं बॉश मैग्नीटो। ये प्रोडक्ट इतना ज़्यादा कामयाब होता है कि उस टाइम पर सुस्त बड़ी बॉश कंपनी में जान फूंक देता है और यहीं से बॉश की कहानी चालू हो जाती है। मैग्नीटो के बाद बॉश स्पार्क प्लग्स को भी रेवोल्यूशनाइज करते हैं। हाँ, इन्होंने स्पार्क प्लग्स को इन्वेंट नहीं करा था लेकिन स्पार्क प्लग्स को एक मार्केट फिट प्रोडक्ट इन्होंने ही बनाया था। इसके बाद 1913 में ये कंपनी दुनिया की पहली इन कार इलेक्ट्रिकल सिस्टम को डेवलप करती है, जिसमें कि एक हेडलाइट, एक जनरेटर और एक रेगुलेटर को एक बैटरी से कनेक्ट किया जाता है और गाड़ी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। माना यह भी जाता है कि 1920 से लेकर 30s के बीच में ABS के पेटेंट फाइल किए गए थे कई कंपनीज द्वारा और उनमें बॉश का भी नाम था। क्योंकि ये वाली बात डॉक्यूमेंटेड है कि 1936 में बॉश ने मैकेनिज्म टू प्रिवेंट लॉकिंग ऑफ व्हील्स ऑफ ए मोटर व्हीकल नाम से एक पेटेंट फाइल किया था। खैर, बॉश ने बाकी कुछ जर्मन कंपनीज के साथ पेटेंट्स तो 30s में ही फाइल कर दिए थे, लेकिन ABS का जो असली यूज़ है ना, वो कई सालों बाद इस्तेमाल हुआ था 80s में। अच्छा, वैसे अब जब 30s की बात चली रहे हैं तो थोड़ा सा ना डिटूर लेते हैं और एडोल्फ हिटलर की बात करते हैं। 1944 में हिटलर के असैसिनेशन का अटेम्प्ट हुआ था और लोगों का मानना यह है कि इस असैसिनेशन में बॉश क्राइस यानी कि बॉश सर्कल शामिल था। बॉश सर्कल बॉश कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव का एक छोटा सा सर्कल था और माना यह भी जाता है कि रॉबर्ट बॉश ने हिटलर के लिए खुद भी ये बोला था दैट व्हाई डजंट समवन जस्ट किल द गाय। लेकिन इन बातों पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब हमें ये पता लगता है कि बॉश ने नाजी पार्टी के लिए क्या क्या काम किया था। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1933 में बॉश और नाजी पार्टी के बीच में नेगोशिएशन स्टार्ट हो गए थे, जिनके तहत शैडो फैक्ट्रीज बनाई जानी थी जिसको नाजी अथॉरिटीज और बॉश के बीच में सीक्रेट रखते हुए एस्टेब्लिश किया जाना था। इन शैडो फैक्ट्रीज में टैंक्स, ट्रैक्टर्स और ट्रक्स के लिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनते थे जो कि वॉर में यूज होते थे। और वर्ल्ड वॉर के आखिरी दिनों तक ऐसा एक भी जर्मन टैंक नहीं था जिसके अंदर बॉश के बनाए हुए स्टार्टर एलिमेंट का इस्तेमाल ना किया गया हो। ऐसा माना जाता है कि ये जो शैडो फैक्ट्रीज थी ना, इनके अंदर फोर्स लेबर्स का इस्तेमाल होता था और ये जो लोग थे ये उन देशों से हुआ करते थे जिन देशों को जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ऑक्यूपाई किया था। इतिहास वाकई अजीब है ना। खैर, ये तो थोड़ा सा डिटूर था।
अब हम फिर से बॉश के इनोवेशंस की बात करते हैं और बात करते हैं बॉश की अगली बड़ी इनोवेशन की, यानी कि ESP की। आपने शायद मूव टेस्ट वाली वीडियोस देखी होंगी जिसके अंदर आपने देखा होगा कि कैसे गाड़ियां बड़ी तेजी से स्वर्ल होती हैं और कई जो वेल इंजीनियर्ड गाड़ियां होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा स्टीप टर्न्स लेने के बावजूद भी नहीं फिसलती हैं। अगर बॉश ने 1987 से लेकर 1992 के बीच में मर्सिडीज के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल डेवलप ना किया होता तो आज शायद ये हो पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता। अब ये तो बस कुछ चंद इनोवेशंस है बॉश की। अगर हम इनकी सारी इनोवेशंस की बात करें ना तो शायद हमारे को कई सारे दिन लग जाएं, लेकिन ये वीडियो तब भी खत्म ना हो, क्योंकि बॉश ने लाखों की संख्या में पेटेंट्स फाइल कर रखे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉश ने सिर्फ 2009 से लेकर 2018 के बीच में ही 1,47,000 पेटेंट्स फाइल करे हैं ऑटोमोटिव एंड नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर्स के अंदर, और ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर है। अब इतनी बड़ी संख्या में इनोवेशंस को अंजाम देने के लिए ऑब्वियसली एक बहुत ही बड़े नंबर में इनोवेटर्स की भी जरूरत पड़ी होगी। और अगर हम नंबर्स की बात करें तो आज की डेट में इस कंपनी की प्रेजेंस 60 से भी ज़्यादा देशों के अंदर है, जहां इनके 4 लाख से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। और वो जो इनके लाखों की संख्या में पेटेंट्स हैं वो इसलिए पॉसिबल हो पाए हैं क्योंकि इनके 136 लोकेशंस पर 90,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। मतलब बॉश के पास R&D डिपार्टमेंट में इतने लोग हैं जितने की टाटा मोटर्स और मित्सुबिशी जैसी कंपनीज के टोटल एम्प्लॉयज़ भी नहीं होते हैं। अच्छा, ये तो रही बात बॉश की वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस की, लेकिन अगर हम इसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी बात करें ना तो बॉश इंडिया के अंदर काम करने वाली सबसे पुरानी कंपनीज में से एक है। एक्चुअली बॉश ने इंडिया के अंदर 1922 में ही कदम रख दिया था, पर बॉश को इंडिया में असली बढ़त तब मिली जब उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को बॉश के इंडिया के अंदर एक्सपेंशन का प्लान प्रपोज किया गया ताकि इंडिया के अंदर ऑटोमोटिव पार्ट्स अवेलेबल हो पाए इंडिजीनियसली। अब इसी चलते 1951 के अंदर एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया जिसका नाम था मोटर इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड, जिसको पुराने टाइम के लोग मीको के नाम से जानते थे। मीको बॉश के नाम से इंडिया के अंदर स्पार्क प्लग्स आने लगे और इनकी डिमांड इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा हुआ करती थी कि मीको बॉश को स्पार्क प्लग से सिनोनिम कर दिया गया, ठीक वैसे ही जैसे इंडिया के अंदर टूथपेस्ट को कोलगेट के साथ सिनोनिम कर दिया गया है। बॉश का इंडियन ऑटो इंडस्ट्री के अंदर थ्रू आउट बहुत ही ज्यादा योगदान रहा है। बॉश ने 60s के अंदर एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम्स बनाए, बड़े ट्रक्स के लिए मल्टी सिलेंडर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम्स बनाए। फिर बॉश ने ब्लॉम्प नाम की एक कंपनी के अंडर इंडिया में स्पीकर्स बनाना चालू कर दिए, जिनके स्पीकर्स ऑलमोस्ट हर एक कार मेकर अपनी गाड़ी के अंदर लगाने लग गया। इसके अलावा 2005 में बॉश ने कल्याणी ब्रेक्स नाम की एक कंपनी के 40% स्टेक्स को एक्वायर कर लिया, जो कि बाद में बढ़कर 80% तक पहुंच गया। इसके बाद अगर हम अर्ली 2010s की बात करें तो इस टाइम पर इंडिया में ABS और ESP का अकेला सप्लायर बॉश ही था, और यहाँ तक कि दुनिया की सबसे सस्ती कार यानी कि टाटा नैनो के लिए भी टाटा ने बॉश को ही प्रोप्राइटर सप्लायर बनाया था। बॉश ने टाटा के साथ मिलकर इंडिया में रहते हुए ही कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज में मास्टरी हासिल करी जिसकी वजह से टाटा नैनो का प्राइस कम हो पाया। वैसे टाटा को ही इसका ज़्यादा श्रेय जाता है, लेकिन बॉश ने भी इसमें इंजीनियरिंग लेवल पे काफ़ी काम करा था। और कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक ओला इलेक्ट्रिक भी जब अपना स्कूटर लॉन्च कर रही थी तब उन्होंने बॉश को अप्रोच किया था, लेकिन इस डील का क्या हुआ वो हमें ज़्यादा नहीं पता। लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि जो महिंद्रा का एड्रीनॉक्स सिस्टम है ना, वो बॉश ने ही बनाया है, और मर्सिडीज जैसी कंपनीज के लिए ऑटोमेशन वाले सिस्टम भी बॉश ही बनाती है। अब यही जो इतनी लंबी इंजीनियरिंग लेगेसी है और इतने सारे इनोवेशंस है ना, इन्हीं की वजह से बॉश आज दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो पार्ट सप्लायर और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट बन पाई है। अब इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको लगता है मेरी इस वीडियो से आपके टाइम में कुछ भी वैल्यू ऐड हुई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। वो बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरी सारी वीडियोस की। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में अपने विचार बॉश के बारे में ज़रूर छोड़िए। थैंक यू।